हेलो बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं RBSc की क्लास 12 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संयुक्त फलन, जिसमें अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों द्विचर संक्रिया के प्रकार। इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में बच्चों हमने क्या पढ़ा, द्विचर संक्रिया क्या होती है, उसके मैंने तुम्हें कुछ एग्जाम्पल भी समझाया, बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाया। यदि किसी ने पिछले वाला यानी कि भाग 22 वाला वीडियो नहीं देखा तो कृपया वो वीडियो देखें, उससे के बाद आपको ये बातें समझ में आने वाली है। जैसे बच्चों अपन ने फलन में क्या पढ़ा था, याद है? फलन के प्रकार पढ़े थे अपन ने, एक एक ही फलन, बहु एक एक ही फलन, आच्छादक फलन, एक एक ही आच्छादक फलन। कुछ याद आ रहा है? वैसे बच्चों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, द्विचर संक्रिया के प्रकार, है ना। अच्छा, इसमें देखिए पहला कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमेयता। अब ये तो बिल्कुल जाना पहचाना सा है। क्रम विनिमेयता का मतलब क्या होता है, a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू बी प्लस है ना। अभी मैंने प्लस के लिए बोला, ऐसे मल्टीप्लाई में भी होता है, a गुणा बी बराबर क्या होता है, b गुणा a। यानी कि जो ऑपरेशन a से b में हो रहा है वही ऑपरेशन b से a में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रम विनिमय। ठीक है, इसको थ्योरेटिकली मैं तुम्हें एक बार समझाता हूँ, ध्यान से देखो ना। किसी समुच्चय S में परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया, और ये मैंने तुम्हें समझा दिया, द्विचर संक्रिया को हमेशा इससे अपन प्रदर्शित करेंगे स्टार से। एक क्रम विनिमय संक्रिया कहलाती है यदि A, जो भी द्विचर संक्रिया हमारे पास दी हुई होगी, B बराबर B द्विचर संक्रिया A हो, और A और B दोनों पूरे उस समुच्चय से बिलोंग करने चाहिए। जैसे अपन बात करते हैं, यह आवश्यक नहीं कि समुच्चय S में द्विचर संक्रिया के लिए A संक्रिया B बराबर B संक्रिया A सदैव सत्य हो, यानी कि क्रम विनिमयता हमेशा लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब सर ये आपने क्या बोल दिया? बच्चों बिल्कुल सही बात है, क्रम विनिमयता द्विचर संक्रियाओं के लिए कोई जरूरी नहीं कि ऑलवेज ट्रू हो। इसका अपन एग्जांपल से लेते हैं। जैसे एक बार देखो तुम ना, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, ठीक है, योगफल यानी कि प्लस तथा गुणन संक्रियाएं क्रम विनिमय संक्रियाएं हैं, परंतु व्यकलन नहीं। अब आपने पहला वीडियो देखा होगा द्विचर संक्रिया का, यानी कि 22 नंबर वीडियो, तो मैंने तुम्हें क्या समझाया था बच्चों, व्यकलन से मतलब घटाना, सब्ट्रैक्शन से होता है ना। तो ये बोलना चाह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में योगफल तथा गुणनफल द्विचर संक्रियाएं होंगी। योगफल तथा गुणनफल द्विचर संक्रियाओं में क्रम विनिमयता लागू होगी, लेकिन व्यकलन यानी कि घटाना में नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं, जैसे बच्चों ऐसे लो, 1 प्लस 2 क्या 2 प्लस 1 के बराबर होगा? कोई भी नंबर ले लो, अरे कोई भी नंबर ले लो, क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैंने लिया 5 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 5, दोनों का एडिशन 8 ही तो आएगा। इसका मतलब योगफल में बिल्कुल सही है। अच्छा, गुणनफल की बात करते हैं, 1 गुणा 2 क्या 2 गुणा 1 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन व्यकलन में नहीं होगा, यानी कि घटाना सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल नहीं होगा। तो वो भी अपन चेक कर लेते हैं, क्या 1 माइनस 2 2 माइनस 1 के बराबर होता है क्या बच्चों? क्योंकि 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब सर जो ऊपर बात लिखी है ना, बिल्कुल सत्य है। दोबारा पढ़ लेते हैं, घर की बात है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में योगफल तथा गुणनफल संक्रियाएं क्रम विनिमय संक्रियाएं हैं, किंतु व्यकलन नहीं। तो समझ में आया? तो वीडियो पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। समझने के बाद ही नोट डाउन करना है। एक बार में समझ में नहीं आ रहा बच्चों, वीडियो तुम्हारे पास ही दोबारा देखो, 3 बार देखो, लेकिन समझ में आए तो आगे बढ़ना, वरना आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। आ रहा है मजा? आगे बढ़े। अच्छा, एक और उदाहरण लो। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में A संक्रिया B इस बराबर A की पावर B द्वारा परिभाषित संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अब क्योंकि ये मैं तुम्हें समझाता हूँ बच्चों, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो, है ना। ये वास्तविक संख्या है ना, तो जैसे मैंने ले लिया बच्चों 2 की पावर 3, क्या ले लिया बच्चों अपने, 2 की पावर 3। अच्छा, क्या 2 की पावर 3 3 की पावर 2 के बराबर होगा बच्चों? बताओ 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, A संक्रिया B कैसे हमारे पास A की पावर B। अब क्रम विनिमयता के लिए बच्चों क्या होगा, B संक्रिया A यानी कि B की पावर A। तो हम क्या बोलेंगे, A संक्रिया B इज नॉट इक्वल टू B संक्रिया A। बात समझ में आई? अच्छा, जैसे अपन बात करें, कुछ जगहों पर ये अप्लाई भी हो जाती है, वास्तविक संख्याओं के R में द्वारा परिभाषित संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, लेकिन जैसे कुछ जगह पे हो भी सकती है। कैसे? जैसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा, छोटा सा एग्जांपल लो बच्चों ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 की पावर 4
और 4 की पावर 2। बच्चों 2 की पावर 4 करे तो कितना होता है 16, और 4 की पावर 2 करे तो भी कितना होता है 16, तो बराबर है ना। तो बच्चों ये हमेशा हम क्या बोलते हैं, हमेशा सत्य नहीं है ना। तो एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना। तो आप क्या लिख दोगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में A संक्रिया B A की पावर B द्वारा परिभाषित संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति में हो भी सकती है, वो विशेष परिस्थिति का एक उदाहरण मैंने तुम्हारे सामने पेश कर दिया। तो बच्चों आया समझ में, क्लियर है। तो क्रम विनिमयता का मतलब क्लियर है। अब चलते हैं आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट दूसरा टाइप, साहचर्यता, एसोसिएटिविटी, है ना। इसको ध्यान से देखो बच्चों, पहला थ्योरेटिकल समझाएगा हूं एक बार। किसी समुच्चय S में परिभाषित संक्रिया साहचर्य संक्रिया कहलाती है यदि, बच्चों साहचर्यता मैंने तुम्हें समुच्चय में भी पढ़ाई थी, याद आ रहा है कुछ समुच्चय। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो A यूनियन, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या। फिर अपन ने ब्रैकेट्स ऐसे भी लगा दिए थे कि ये बातें बराबर होंगी, क्लियर है। अब आ जाओ, ये पीछे लिंक इसलिए करता हूं ताकि पिछली बातें तुम्हें थोड़ी सी याद आनी चाहिए ना। अब आ जाओ, A संक्रिया B, भाई पहले तो ब्रैकेट इन दोनों पे लगा दो, फिर ब्रैकेट पहले, यानी पहले ब्रैकेट लगा दो बाद वाले 2 पे, फिर बाद में ब्रैकेट लगा दो पहले वाले 2 पे। ये देसी तरीका हो गया समझने का। साहचर्यता का मतलब बच्चों क्या होता है, ब्रैकेट्स है वो शुरू 3 एलिमेंट है, 3 अवयव है, 3 समुच्चय, 3 पे लगा दो और शुरू के 2 पे लगा दो, फिर लास्ट के 2 पे लगा दो। वो अगर उस पर अप्लाई करें तो दोनों बातें क्या आनी चाहिए, बराबर। यदि बराबर आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, साहचर्यता अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब सर ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ आप, है ना। अच्छा एक बात और है यहाँ पे बच्चों, संक्रियाओं में हमेशा एक बात ध्यान रखना, आवश्यक नहीं कि सदैव सत्य हो। ऐसा क्रम विनिमयता के लिए अपन ने पढ़ा था, है ना, क्योंकि किसी विशेष परिस्थिति पे वो सत्य नहीं भी हो सकते और सत्य हो भी सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आवश्यक नहीं कि सदैव सत्य हो, बिल्कुल सही बात है। आज अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। पूर्णांकों के समुच्चय Z, पूर्णांक संख्या जानते हो तुम, योगफल तथा गुणनफल की संक्रिया साहचर्य है। अच्छा क्रम विनिमयता में ऐसा हो रहा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था रियल नंबर्स वाला ना, कि योगफल तथा गुणनफल, सॉरी रियल नंबर नहीं, अपन ने प्राकृत संख्याओं वाला पढ़ा था ना, ठीक है। आ जाओ बैक करता हूँ थोड़ा सा, देखो ये रहा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय योगफल तथा गुणनफल संक्रियाएं क्रम विनिमय संक्रियाएं हैं लेकिन व्यकलन नहीं है। 1 - 2 बराबर नहीं है 2 - 1 के। अब साहचर्यता माओ बच्चों, क्या बोल रहा है, योगफल तथा गुणनफल संक्रियाएं साहचर्य है परंतु व्यकलन नहीं है। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे समुच्चय था वास्तविक संख्याओं वाला बच्चों, यहाँ पे समुच्चय कौन सा है, पूर्णांक संख्याओं वाला। वास्तविक संख्याओं में कोई से भी नंबर ले सकते हो, पॉइंट वाले भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम कौन से लेंगे, पूरे नंबर जो पूर्णांक संख्याएं हैं, जो नंबर लाइन पे जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं ना। अच्छा देखो A + B + C बराबर होगा A + B + C के, कोई भी नंबर ले लेते हैं, छोटा सा आ जाओ, 2 + 3 + 5 बराबर होगा 2 + 3 + 5 के। भाई इसमें कोई शंका थोड़ी किसी को। 5 और 3 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 2 और 3 5, 5 और 5 भी कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब पहली बात क्लियर है सभी के, ठीक है। चलो पहली पे लॉक कर दिया जाए। अच्छा जो रिजल्ट भी आ रहे हैं वो भी बच्चों पूर्णांक संख्या आ रही है, A.B.C। यहाँ पे इसने क्या बोला बच्चों, गुणनफल। और बच्चों गुणनफल के लिए हमेशा ध्यान रखना, डॉट थोड़ा बीच में आता है ना, ठीक है। अच्छा A का मान मैंने 2 लिया ना, तो 2 × 3 × 5, अब 2 × 3 × 5, ठीक है। तो देखो पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 2 × 5 = 15, 6, 15 दूना 30 और 6 × 5 = 30, यानी कि गुणनफल के लिए भी ये बात बिल्कुल सत्य है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, ये ऐसा कहना चाह रहा है ना, मतलब सब्ट्रैक्शन से मतलब व्यकलन से नहीं है ना। अब व्यकलन से नहीं है तो बच्चों व्यकलन को एक बार अपन देख लेते हैं। 1 सेकंड बच्चों, ये थोड़ा सा माइक हट गया। A - B - C is not equal to A - B - C। अब यहाँ पे देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सेम एग्जांपल अपने पास, 2 - 3 - 5 देखते हैं बराबर है या नहीं है। 2 - 3 - 5, तो पहले अपन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। बच्चों 3 - 5 कितना बचेगा, -2, यहाँ पे आओ,
2 में से -2 -3 बच्चों कितना बचा, माइनस का 1 और ये माइनस का 5 है ना। ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 और 2 बच्चों कितना हो जाएगा 4। अच्छा यहाँ पे देखो ये माइनस ये भी माइनस, तो -1 -5 कितना होगा माइनस का 6। क्या 4 और माइनस से बराबर होता है क्या, नहीं होते ना। इसका मतलब ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये वाली बात सही नहीं है ना। दोबारा पढ़ लो। तो पूर्णांकों के समुच्चय Z में योगफल तथा गुणनफल की संक्रिय साहचर्य है लेकिन व्यकलन नहीं है। अब इनको तुम्हें याद नहीं करना, ये केवल तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ भी बोले आप उसको सिद्ध करके बता सकते हो, प्रॉपर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बात समझ में आ रही क्या। हमें याद नहीं करना कि वास्तविक संख्याओं में गुणनफल व योगफल क्रम विनिमय होता है लेकिन व्यकलन नहीं होगा। हमें ये याद नहीं करना पूर्णांकों के समुच्चय में योगफल तथा गुणनफल साहचर्य का पालन करेंगे लेकिन व्यकलन नहीं करेंगे। ये बिल्कुल याद नहीं करना, वो गिवन होगा तो हम उसको सिद्ध करके बता देंगे। तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बहुत आसान बात है। बढ़े थोड़ा सा आगे, चलो देखो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R, समुच्चय हमारे पास R है बच्चों, रियल नंबर वास्तविक संख्या। यदि एक द्विचर संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित, तो बच्चों यहाँ पे इसको है ना इससे प्रेजेंट करो गोले से, मतलब द्विचर संक्रिया को देखो मैंने तुम समझाया था ना, या तो अपन गोला लिख देंगे या अपन ये बना देंगे। तो गोला भी लिख सकते हो छोटा सा, है ना। पर देखो जीरो अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं छोटा सा जीरो। जब भी मैं लिखूँ तो आप क्या समझ जाओगे कि मैं ये बना रहा हूँ, मतलब द्विचर संक्रिया ना। अब देखिए, अच्छा इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ए द्विचर संक्रिया बी किससे परिभाषित है, a + 3b से, जहां पे a, b किससे बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, रियल नंबर से कर रहे हैं, है ना। अब देखो ध्यान से, इस प्रकार परिभाषित है। तो देखो मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूँ, साहचर्यता पढ़ा रहा हूँ ना। तो साहचर्यता मैं तुम्हें इस एग्जाम्पल के माध्यम से और ढंग से समझाता हूँ ना। तो जो साहचर्यता का मतलब क्या होता है, यही तो होता है, सी लगा दो। ये किसके बराबर होना चाहिए, ए संक्रिया बी संक्रिया सी के बराबर। अब यहाँ पे बिल्कुल आराम से समझना बिल्कुल है ना। देखो क्या है, जब ए संक्रिया बी है तो बच्चों इस जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, a + 3b। ए संक्रिया बी का मतलब है a + 3b। ए संक्रिया सी का मतलब क्या होगा, a + 3c। बी संक्रिया सी का मतलब क्या होगा, b + 3c। बात समझ में आ रही क्या भाई। ए संक्रिया बी का मतलब बच्चों क्या है, a + 3b। तो बी संक्रिया सी का मतलब क्या होगा, b + 3c। कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो बोले ए संक्रिया बी का मतलब बच्चों क्या है, a + 3b, ठीक है। ये संक्रिया सी, अभी समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से चलना। जहाँ पे समझ हो वीडियो पॉज कर देना, है ना, दिमाग चलाना थोड़ा सा। अब बच्चों बी संक्रिया सी का मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे ए की जगह तो बी है और बी की जगह सी है। तो ए की जगह बी और बी की जगह सी, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, b + 3c। इस बात से सभी बालक बालिकाएं सहमत है क्या। दोबारा देखो, ए की जगह बी है, बी की जगह सी है ना। तो यहाँ पे भी अपन क्या लेंगे, ए की जगह तो बी लेंगे और बी की जगह सी लेंगे, बस इतनी सी तो बात है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब ए का मतलब ये पूरा a + 3b, ए संक्रिया बी। अब ए का मतलब ये पूरा जो ब्रैकेट है ना ये है, और बी का मतलब अकेला सी है। तो बच्चों इसको जब अपन ने एक्सपेंड किया, जो प्रश्न में दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, a + 3b करेंगे। तो a का मतलब a + 3b और b का मतलब c। अब तो समझ आ गया मेरे हिसाब से ना। अब इसको देखना एक बार, है ना। अब बच्चों a का मतलब तो a ही है, लेकिन b का मतलब ये है, पूरा ब्रैकेट है। तो देखो a + 3 ये b, बहुत आसान है। वो तो थोड़ा सॉल्व हो रखा है, इसको अपन थोड़ा सॉल्व कर लेंगे एक बार। a + 3b + 3c, यहाँ पे आ जाओ, a + 3b + 9c। सर अगर यहाँ पे 3c आ जाता तो इसमें साहचर्यता अप्लाई हो जाती, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये दोनों बातें बराबर नहीं है। इसका मतलब आप अपनी लैंग्वेज में क्या लिखोगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक द्विचर संक्रिया यदि निम्न प्रकार से परिभाषित है तो यहाँ पर साहचर्यता लागू नहीं होगी। एक साहचर्य संक्रिया नहीं है। समझ में आया क्या, बहुत आसान है ना, क्लियर है बच्चों। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे अपन। द्विचर संक्रिया का तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी
एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब बच्चों देखो तत्समक आपका बिल्कुल जाना पहचाना शब्द है, हमने समुच्चय में भी इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। रिलेशन यानी कि संबंध में भी इसके बारे में पढ़ा था। आइडेंटिटी रिलेशन याद आ रहा है कुछ, है ना। आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शन के प्रकार में भी अपन ने इसको पढ़ा था। अब बच्चों ध्यान से देखो, आइडेंटिटी से मतलब क्या होता है, मैंने एक एग्जाम्पल भी लेके तो मैं समझाया था, आईडी कार्ड वाला, है ना। कि आईडी कार्ड का मतलब क्या होता है, खुद की पहचान, बोलो हाँ है ना। तो तत्समक से तात्पर्य यहाँ पे क्या होगा, अभी तत्समक संक्रिया में अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो आप थ्योरेटिकल डेफिनेशन मत देखो, पहले मैं समझा रहा हूँ वो समझो एक बार, है ना। बच्चों जो भी संक्रिया अप्लाई होती है, चाहे योग हो चाहे गुणक हो, उसमें हम क्या बोलते हैं कि उसी समुच्चय में से, जैसे मैं बोलूँ कि 5 है, जैसे प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं ना बच्चों, प्राकृत संख्याओं में 5 अपन ले लें, 5, क्या 5 में ऐसा क्या जोड़े कि वापस 5 आ जाए, सर 5 में 0 जोड़ो आप तो वापस 5 आ जाएगा, तो क्या 0 इसका तत्समक अवयव होगा। फिलहाल हम कमिटमेंट नहीं कर सकते, क्यों, बात है कि प्रश्न क्या कह रहा है। अगर प्रश्न कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है, तो उसमें योगफल में तो कोई अवयव विद्यमान होगा ही नहीं, क्योंकि 0, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या में ऐसा क्या जोड़ेगी वापस वो प्राप्त हो, उसके लिए 0 एक एलिमेंट है, लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में योग तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होता। अच्छा सर, किसी भी प्राकृत संख्या से ऐसा क्या गुणा करें कि वापस प्राकृत संख्या से हम आ जाए, 1 गुणा कर दो। क्या 1 प्राकृत संख्या में आता है, आता है। इसका मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में 1 गुणक तत्समक अवयव होगा। बात समझ में आ रही है, 1 से मतलब 1 1 है ना, यानी किसी भी प्राकृत संख्या को आप 1 से गुणा कर दो, वापिस वो प्राकृत संख्या तो प्राप्त होगी, यदि a प्राकृत संख्या से बिलोंग करता है तो। अच्छा अब सर जैसे 5 + 0 = 5 है, तो 0 तत्समक अवयव कब होगा बच्चों, 0 कब होगा, जब नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याओं की बात ना करके अपन बात करें वास्तविक संख्याओं की, अपन बात करें यहाँ पे वास्तविक संख्या बोल दो, आप पूर्णांक संख्या बोल दो, तब 0 होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब किससे क्या, ऐसे कौन से नंबर से जोड़े हैं कि वापस वो प्राप्त हो तो वो तत्समक कहलाएगा, ऐसे कौन से नंबर से गुणा करें कि वापस वही नंबर प्राप्त हो जाए, इसका मतलब वो भी तत्समक अवयव कहलाएगा। यानी कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस हम करें जिससे वापस खुद ही प्राप्त हो जाए, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, तत्समक। अरे प्रैक्टिकली अगर रफली मैंने एग्जांपल लेके तुम समझा दिया, ओपन थ्योरेटिकल पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। ये द्विचर संक्रिया एक आधारी, इसको इसे मान लिया समुच्चय S में एक द्विआधारी संक्रिया है, यदि S में एक ऐसा अवयव E ले लिया बच्चों उसने, जैसे 1 0 जो अपन यहाँ ले रहे हैं ना, E को, ये E को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, विद्यमान है कि E संक्रिया A = A प्राप्त हो, और A किससे बिलोंग करता हो, वापस समुच्चय से बिलोंग करता हो, तो बच्चों इस अवयव E को S में द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कहते हैं। तो बच्चों E क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव। अब तो समझ में आ गया। चलो माना ऐसे रिक्त समुच्चय, वही सारी रामायण लिखी हुई है, एक ऐसा अवयव E1 विद्यमान हो कि E1 संक्रिया A = A हो, तो इसको S में वाम तत्समक अवयव कहते हैं। और एक और आ गया बच्चों दक्षिण तत्समक अवयव। बच्चों इससे मतलब देखो क्या, ध्यान से हमें पता है कि A संक्रिया B संक्रिया यानी क्रम विनिमयता का पालन हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। इसलिए ध्यान से देखो, इसने क्या बोला, अगर आप पहले जोड़ रहे हो यानी कि पहले कर रहे हो और A ही प्राप्त हो रहा है, तो लेफ्ट में जोड़ रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, वाम, बायां पक्ष यानी कि वाम तत्समक अवयव। यदि अपन कर रहे हैं A संक्रिया E = A प्राप्त हो रहा है, तो ये किस तरफ जुड़ रहा है बच्चों, दाईं तरफ, तो दक्षिण तत्समक अवयव। बच्चों उन सब बातों का फर्क बिल्कुल ढंग से पड़ता है, ठीक है। कैसे, जैसे देखो मैं बात को करूँ तो मैं 5 में 0 घटाऊँ तो 5 आ गया। अब यहाँ पे 0 क्या है, दक्षिण तत्समक अवयव। लेकिन अगर इसको मैं 0 - 5 कर देता तो फिर गलत हो जाता, क्योंकि 0 - 5 करेंगे तो माइनस का 5 ही तो आएगा। तो कुछ जगहों पर कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति हमारे पास बनेगी जहाँ पर वाम और दक्षिण बोलना भी हमारे लिए टेक्निकली सही रहेगा। बात समझ में आ रही है। देखो जो अपन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते हैं, पूर्णांकों के समुच्चय Z में 0 व 1, बच्चों 0 को तो बोल दिया योग व 1 को बोल दिया गुणन संक्रियाओं के तत्समक अवयव है, बिल्कुल है। देखो अब यहाँ पे प्राकृत संख्या नहीं है, अगर प्राकृत संख्या होती तो 0 अपन ले ही नहीं सकते थे, ध्यान रखना। पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्याओं में 0 आता है, ठीक है। अच्छा तो 0 + A यानी किसी भी पूर्णांक संख्या में 0 को जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम क्या बोलेंगे, 0 एक तत्समक अवयव होता है ना। अच्छा 1 × A या A × 1, ठीक है, ये भी क्या होगा, A होगा।
अब यहाँ पर वाम और दक्षिण लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों तरफ ऑपरेट हो सकते हैं भाई। 1 इंटू 5 करो तो भी 5 आएगा, 5 इंटू 1 करो तो भी 5 आएगा, 0 प्लस 5 करो तो भी 5 आएगा, 5 प्लस 0 करो तो भी 5 आएगा। तो ये बात समझ में आएगी क्या? अब जैसे बच्चों पेज चेंज करता हूँ ना, उस समय आपको मेरे साथ साथ नहीं करना, आपको वीडियो पॉज करना है और नोट डाउन करना है ढंग से, उसके बाद लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। अच्छा, जो मैंने बात बोली आगे बच्चों, इनमें योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, परंतु गुणन संक्रिया के लिए एक तत्समक अवयव है। बिल्कुल सही बात। कैसे? देखो, ये प्राकृत संख्या है, अब इसमें जोड़नी जो पड़ेगी ना, वो प्राकृत संख्या जोड़नी पड़ेगी। अब ऐसी कोई प्राकृत संख्या हमारे पास दुनिया में नहीं है जिसको जोड़े और वापस 5 आ जाए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 0 जोड़ दो ना, तो 0 बेटा प्राकृत संख्या नहीं है ना, इसलिए नहीं जोड़ सकते, ठीक है। अच्छा, गुणनफल में है 1 कर दो चाहे 1 गुणा 5 कर दो, 5 ही आ जाएगा। यही बोलना चाह रहा है ये। इसको दोबारा पढ़ लो वीडियो पॉज करके आराम से, है ना। एक और उदाहरण है घात समुच्चय। बच्चों अब समुच्चय पढ़ लो, जल्दी से जाके समुच्चय पढ़ लो। कहाँ पढ़ोगे समुच्चय? 11वीं क्लास का पहला चैप्टर ई विद्या यूट्यूब चैनल पे ही है, जो आपने मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड कर रखी है, उसी में देखो बच्चों, है ना। पूरा समुच्चय पढ़ लो, मजा आ जाएगा। घात समुच्चय क्या होता है? सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, 2 की पावर m। याद आ रहा है कुछ, है ना। s यहाँ पे क्या बोल रहा है? घात समुच्चय में s एवं फाई रिक्त समुच्चय, सर्वनिष्ठ एवं संघ क्रियाओं के तत्समक अवयव। बच्चों सर्वनिष्ठ और संघ मैंने ढंग से तुम्हें समुच्चय में पढ़ा दिया। सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन उभयनिष्ठ, और संघ मतलब सम्मिलन जो हमने करवाया था ना। तो क्या बोल रहा है? देखो बच्चों, एक समुच्चय ए है हमारे पास, अब ए का सर्वनिष्ठ एस से करेंगे। किससे करेंगे? एस से। अब एस तो बच्चों इसका एक उप समुच्चय है ना, बोलो हाँ है ना। तो बच्चों ए का किसी कम वाले से, है ना, सॉरी एस हमारे पास क्या है? एस एक समुच्चय है, इसके घात समुच्चय की अपन बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? पावर सेट पी एस, पी से अपन शो करते हैं। अब बात करो, यहाँ पर हमने क्या ले लिया बच्चों? प्रत्येक ए बिलोंग्स टू पी एस, यानी कि ए इस पी एस का एक अवयव है, इससे बिलोंग कर रहा है। तो ए का जब कॉमन निकालेंगे एस से, और जब एस का कॉमन निकालेंगे ए से, तो बच्चों ए ही तो आएगा, क्योंकि कम कॉमन कौन आता है? जो कम होता है। बहुत बार पढ़ा है समुच्चय में, ढंग से पढ़ो बच्चों। जो कम होगा वही तो कॉमन होगा, जो कम होगा वही कॉमन होगा। बोलो हाँ है ना। तो कम कौन होगा? ए होगा ना। तो यानी कि हम ए सर्वनिष्ठ एस कर रहे हैं और एस सर्वनिष्ठ ए कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों? ए प्राप्त हो रहा है। यानी कि सर्वनिष्ठ हमारे पास क्या है बच्चों? एक तत्समक है ना। अच्छा, संघ की बात करते हैं बच्चों। संघ, ए का संघ किया बच्चों किससे? फाई से, तो वापिस यही तो आएगा भाई। खाली से कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो खाली है फाई वाला, तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं हमारे। तो ए संग फाई और फाई संग ए बराबर भी क्या आएगा बच्चों? ए। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि एस एवं फाई सर्वनिष्ठ व संघ संक्रियाओं के तत्समक अवयव है। एग्जाम्पल अपन ने ले लिया। तो क्लियर है? आया मजा बच्चों? बढ़े थोड़ा सा आगे, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए बच्चों। उदाहरण अपन ले लेते हैं, और 3 उदाहरण अपन ने कर लिए। चौथा, परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू में। बच्चों परिमेय संख्याओं को हमेशा क्यू से प्रदर्शित करते हैं अपन। एक द्विआधारी संक्रिया निम्न प्रकार से परिभाषित की गई है। कैसे? ए संक्रिया बी, यानी कि ए इंटू बी बटा 2, इससे परिभाषित की गई है। अब वापस हमारे को क्या लाना है बच्चों? इस प्रक्रिया के लिए 2 बिलोंग्स टू क्यू तत्समक अवयव, क्योंकि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए, तो यहाँ पे वापस ए लाना है। क्या लाना है बच्चों? ए लाना है। तो ए लाने के लिए बच्चों यहाँ पे 2 एक तत्समक अवयव होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखो, 2 संक्रिया ए, 2 संक्रिया यानी कि बी की जगह ए ले लो और ए की जगह 2 ले लो, तो 2 गुणा ए बराबर 2, 2 से 2 काटा बच्चों, वापस क्या आ गया? ए आ गया। यानी कि ए संक्रिया 2 बराबर ए गुणा 2 बटा 2 बराबर ए। इसका मतलब इस प्रक्रिया के लिए 2 किससे बिलोंग कर रहा है? परिमेय संख्या से तत्समक अवयव है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए ऐसा होगा। तो ठीक है बच्चों, चारों एग्जाम्पल आपके समझ आए। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बढ़िया प्रमेय, बहुत ही बढ़िया थ्योरम, जिसको हमें ध्यान रखना आज के बाद। यदि किसी समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है, तो वह अद्वितीय होता है। इस लाइन से बच्चों अपन क्या समझे, वो क्या बोलना चाह रहा है? यदि किसी संक्रिया में संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है ना, तो वो यूनिक होगा, उसका जैसा और कोई दूसरा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे अपन बात करें कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव बच्चों कौन होता है? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या में अपन 0 जोड़ेंगे तभी वो वापस संख्या आएगी, और 0 कभी प्राकृत संख्या में आता ही नहीं है। अब यदि प्राकृत संख्या के अलावा मैं बोल दूं पूर्णांक संख्या,
कि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में योग संक्रिया का तत्समक अवयव कौन होगा, तो फिर हम बोल सकते हैं बच्चों जीरो, क्योंकि जीरो पूर्णांक संख्या होती है। तो जीरो के अलावा और कोई नहीं होगा। ये थ्योरम ऐसा बोलना चाह रही है कि यदि तत्समक अवयव विद्यमान है तो वो यूनिक होगा, वो अद्वितीय होगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे अपन बात करें पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव है ना, गुणक तत्समक अवयव, तो बच्चों कौन होता है, एक। क्या एक के अलावा और कोई होता है? क्योंकि किसी भी पूर्णांक संख्या को एक से गुणा करेंगे तो वापस पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, कोई फर्क वहां पे पड़ने वाला नहीं है। तो क्या एक जो मैंने बोला गुणक तत्समक अवयव होगा, उसके अलावा कोई दूसरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा ना। इसका मतलब अद्वितीय होता है। तो बिल्कुल अब दोबारा पढ़ो इस लाइन को, अब समझ में आएगी तुम्हारे क्या बोलना चाह रही है लाइन। किसी समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान हो, यानी कि यदि विद्यमान है तो वह अद्वितीय होता है। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, अब अपना जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बच्चों को क्या, प्रतिलोम अवयव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि द्विआधारी संक्रिया, द्विचर संक्रिया में प्रतिलोम पढ़ेंगे अपन अब ना। जैसे पहले अपन ने फंक्शन पढ़ा, फलन पढ़ा, फलन के बाद हम किस पे आए बच्चों, प्रतिलोम फलन पे। प्रतिलोम फलन के लिए हमने क्या पढ़ा कि एक एक की आच्छादक होना आवश्यक है, वो सारी बातें अपन ने पढ़ ली है ना। अब इसको एक बार थ्योरेटिकली मेथड से देखो, फिर मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाता हूँ। माना कि संक्रिया समुच्चय एस में एक द्विआधारी संक्रिया है और ई इसका तत्समक अवयव है, यानी एक तत्समक अवयव विद्यमान है ई, ठीक है। माना ए बिलोंग्स टू एस, यदि समुच्चय एस में कोई ऐसा अवयव बी विद्यमान हो कि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, यानी क्रम विनिमय तो होना आवश्यक है, वो ई के बराबर आ जाए, यानी कि उस तत्समक अवयव के बराबर आ जाए, तो वो प्रतिलोम होगा, तो उसका प्रतिलोम विद्यमान है। बात समझ में आ रही है? देखो अब तक अपन क्या कर रहे थे, तत्समक अवयव के लिए कि कोई ऐसा अवयव जिसको चाहे गुणन संक्रिया हो, चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे व्यकलन हो, चाहे भाग हो, उसको उस ऑपरेशन को करने के बाद वापस सेम नंबर आना, उसको तो बोलते हैं तत्समक अवयव। अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा तत्समक अवयव है, कोई ऐसा अवयव भी विद्यमान हो, कोई दूसरा अवयव भी विद्यमान हो कि जिसको उस संक्रिया में अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाए, वो तत्समक अवयव। यदि ऐसा है तो उसका प्रतिलोम निकालना पॉसिबल है। तब बी को ए का प्रतिलोम अवयव कहते हैं, ठीक है। यानी कि ए में ए को अपन ने किससे संक्रिया करवाई बच्चों, बी से, किसी अवयव बी से। वो संक्रिया करवाने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, उसका तत्समक अवयव प्राप्त हुआ। जैसे अपन बात करें, अभी एग्जाम्पल भी अपन लेंगे, एक बार थ्योरेटिकली एक एग्जाम्पल समझो कि अब प्राकृत संख्याओं में गुणक तत्समक अवयव बच्चों कौन होता है, एक होता है। यानी कि किसी प्राकृत संख्या को किससे अपन संक्रिया करवाएं कि वो एक आ जाए, अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब उसका व्युत्क्रमणीय है, उसका प्रतिलोम पॉसिबल है, और उस अवयव को उसका प्रतिलोम अवयव कहते हैं। इसे ए इनवर्स बच्चों, प्रतिलोम को तो हमेशा ए इनवर्स से अपन व्यक्त करते हैं। ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/a, है ना। किसी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव एस में विद्यमान हो तो व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। यानी कि व्युत्क्रमणीय बच्चों कब पॉसिबल होगा, जब उसका प्रतिलोम पॉसिबल होगा, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात पढ़ लो। माना कि समुच्चय एस में द्विआधारी संक्रिया के लिए ई तत्समक अवयव है, तब ए संक्रिया बी, बी संक्रिया ई, अर्थात यदि किसी समुच्चय में किसी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो, संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो, इस बात पे जोर डालो थोड़ा, तो वह व्युत्क्रमणीय होता है तथा तत्समक अवयव का प्रतिलोम तत्समक अवयवी होता है ना। यदि हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, उसका तत्समक अवयव इस तरह से विद्यमान हो तो हम क्या बोलेंगे, वह व्युत्क्रमणीय होता है। तो नॉर्मल सी थ्योरी है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो आप वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ना। इसके एग्जाम्पल अपन करते हैं, ध्यान से देखो, है ना। अच्छा देखो, वाम और दक्षिण का तो तुम्हें समझ आई गया। जैसे जब मैं तुम्हें तत्समक अवयव पढ़ा रहा था तब मैं क्या बोल रहा था, याद है कुछ, अगर अपन ई को ए से संक्रिया E1 संक्रिया ए, तो ई आ रहा था, ए आ रहा था। अगर E1 संक्रिया ए कर रहे थे तो वाम, और ए संक्रिया E2 कर रहे थे, E1 कर रहे थे बाद में, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, दक्षिण। यानी कि पहले अगर संक्रिया में जो अवयव अपन ले रहे हैं अगर वो पहले है तो उसको वाम बोलते हैं, और बाद में ले रहे हैं तो दक्षिण बोलते हैं। देखो किसी अवयव ए के लिए ऐसा अवयव B1 विद्यमान है, देखो B1 संक्रिया ए बराबर तत्समक अवयव आ रहा है, तो B1 अवयव को ए का वाम प्रतिलोम कहते हैं। और यदि देखो ए संक्रिया B2 है, देखो यहाँ पे B1 पहले है, यहाँ पे B2 बाद में है, तो बाद में तो उसको क्या बोलेंगे, दक्षिण प्रतिलोम, यानी राइट इनवर्स कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लिखोगे ना एक बार समझने के बाद तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी, है ना, ठीक है। उदाहरण देखो बच्चों, बहुत ही बढ़िया। पूर्णांकों के समुच्चय Z में प्रत्येक पूर्णांक a के लिए
अच्छा बताओ, किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए अपन बात करें तो बच्चों a के लिए -a योग संक्रिया का प्रतिलोम अवयव है। कैसे? जैसे बताओ, किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए बच्चों जनरली उसकी तरफ मत देखो, एक बार मेरी बात सुनो ध्यान से ना। पहले अपन बताओ, पूर्णांक संख्याओं में योग संक्रिया का तत्समक अवयव कौन होगा? 0। भाई पूर्णांक संख्या में, किसी भी पूर्णांक संख्या में ऐसी कौन सी संख्या में जोड़ूं जिसको जोड़ने पर वापस वो पूर्णांक संख्या आ जाए? सर 0 जोड़ दो, 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो तत्समक अवयव है वो कौन है? 0 है। अब किसी भी पूर्णांक संख्या में मैं क्या जोड़ूं कि वो तत्समक अवयव आ जाए, यानी कि 0 आ जाए? बात समझ रहे हो क्या? दोनों में फर्क क्या है? देखो, तत्समक अवयव बच्चों कहता कि कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी भी संख्या में ऐसा क्या जोड़ें, ऐसा क्या गुणा करें, ऐसा किससे भाग दें। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वो योग संक्रिया बोलना चाह रहा है, वो गुणक संक्रिया बोलना चाह रहा है, वो भाग संक्रिया बोलना चाह रहा है, वो व्यकलन संक्रिया बोलना चाह रहा है। यदि योग संक्रिया की बात करें तो पूर्णांक संख्याओं में ऐसी कौन सा नंबर हम जोड़ें कि इसको जोड़ने पर वापिस वो नंबर आ जाए, यानी कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। सर 0, इसका मतलब 0 उसका योग तत्समक अवयव होगा। अब जो प्रतिलोम हम पढ़ रहे हैं, व्युत्क्रमणीय पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत क्या होता है कि उस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या से संक्रिया करवाएं कि उसका तत्समक अवयव आ जाए। बात समझ में आ रही क्या? क्लियर है क्या? तो देखो, योग संक्रिया का पूर्णांक संख्याओं में तत्समक अवयव कौन है? 0। तो किसी भी नंबर में मैं क्या जोड़ू कि 0 आ जाए? अरे सर उसका नेगेटिव साइन जोड़ दो तभी तो आएगा। तो यही तो बोलना चाह रहा है। प्रत्येक पूर्णांक a के लिए -a योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव है, क्योंकि a -a और -a+a दोनों बच्चों क्या होते हैं? 0। और 0 क्या हो गया? इसका तत्समक। अतः z का प्रत्येक अवयव योग संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, व्युत्क्रमणीय बच्चों कब होगा? उसका तत्समक अवयव विद्यमान हो तो उसमें ऐसे नंबर से संक्रिया कराएं कि उसका तत्समक अवयव आ जाए। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? व्युत्क्रमणीय है। तो अब समझ में आ गया ना? बहुत आसान है, दोबारा देख लेना जी, घर की बात है, नहीं समझ में आया तो ना, तुम्हारे पास ही है। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में प्रत्येक शून्य संख्या, यानी कि 0 के अलावा, शून्य मतलब 0। देखो जैसे मैं बात करूँ Z0, Z0 भी बोलते हैं इसको कई बार। इसका मतलब कि सभी पूर्णांक संख्याएं 0 के अलावा, Q0 सभी परिमेय संख्याएं 0 के अलावा, इस तरह से इनको बोलते हैं बच्चों पर, है ना। अब देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा है ये। एक सेकेंड बालकों। प्रत्येक संख्या, परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में प्रत्येक अशून्य संख्या गुणन संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। अब इसने पहले बोल दिया व्युत्क्रमणीय है, तो अपन अंदाजा लगाएं कैसे बच्चों। किसी भी परिमेय संख्या का पहले बताओ गुणक तत्समक अवयव कौन होगा? जल्दी बताओ कौन होगा? किसी भी परिमेय संख्या को किससे गुणा करें कि वापिस वो परिमेय संख्या आ जाए? सर 1 से कर दो आप, है ना। कोई भी परिमेय संख्या, जैसे मैंने 1/2 ले ली एक बार, है ना, इसको 1 से करो चाहे 1 गुणा 1/2 करो, वापिस 1/2 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब गुणक तत्समक अवयव परिमेय संख्याओं के लिए बच्चों कौन होगा? 1 होगा। अब किसी भी परिमेय संख्या को किससे गुणा करें कि तत्समक अवयव आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। गॉट इट? ठीक है, बात समझ में आई सभी के? तो बताओ, किसी भी परिमेय संख्या कोई a है, ठीक है, तो उसको मैं 1 लाने के लिए बच्चों ऑब्वियसली 1/a से तो गुणा करूंगा। बोलो हाँ है ना। अच्छा 1/a को अपन क्या लिख सकते हैं? a की पावर -1, a इनवर्स, है ना। अब आ जाओ, तो a इनवर्स 1/a, क्योंकि a इंटू 1/a कितना होता है बच्चों? 1 होता है। और 1/a भी परिमेय संख्याओं से बिलोंग करेगा, इसका मतलब वो व्युत्क्रमणीय है। अब क्लियर है क्या? बहुत आसान है ना, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, पर आप कॉन्सेप्ट को समझो, समझ आएगा ना। कुछ बच्चों की क्या होती है कि न्यूमेरिकल चीज़ों में ज़्यादा अच्छा लगता है उनको, है ना। जैसे जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे और मजा आने वाला है आपको, है ना। बट थ्योरेटिकल पोर्शन होता है ना बच्चों, इसको मैंने स्किप करते हैं कई बार, वो थ्योरी पढ़ने में जोर से आता है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंटों के साथ समस्या होती है। तो एक बार आप इसका कॉन्सेप्ट समझो, बहुत आसान लगेगा। ये तो कुछ है ही नहीं, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ऐसा लगेगा बहुत आसान, है ना। जैसे 9th क्लास का पहला चैप्टर लगता है रियल नंबर्स की, कुछ ही नहीं है सर। तो कई बार क्या होता है, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है ना, उससे दूर भागते हैं। ऐसा लगता है क्या फर्जी बात है ना, अजीब सा लगता है थोड़ा। न्यूमेरिकल में मजा आता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, इन अपने लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, इन सब में तुम्हें बहुत ज़्यादा मजा आएगा, मुझे पता है। लेकिन बच्चों इसका कॉन्सेप्ट समझो, मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। एक बार ये क्लियर हो गया तो जीवन में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना।
एक और एग्जाम्पल लो बच्चों, धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय में द्विआधारी संक्रिय निम्न प्रकार से परिभाषित है। ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया, अब ये कैसे परिभाषित अपने को दोबारा करने की आवश्यकता नहीं ना, पक्का देख लिया ना अपन ने पहले ही, जस्ट ये वाला हम देख चुके हैं, हमने पढ़ लिया पहले ही। इस संक्रिया का तत्समक अवयव 2 है ना, याद करो भी, तो जस्ट पिछले से पिछले वीडियो में जाना अपन ने ऐसे किया था, कुछ याद आ रहा है क्या? तो 2 से 2 कटा था, ए वापिस आ गया था, इसका मतलब 2 इसका तत्समक अवयव है। इस संक्रिया के सापेक्ष, अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको 1 लाने के लिए क्या करूं मैं, है ना? अच्छा 1 लाने के लिए अपन क्या करें बच्चों, ध्यान से देखना ना, अपने को इसका तत्समक अवयव बच्चों को ना 2 है ना। अच्छा अब तक अपन क्या ला रहे थे, इसका तत्समक अवयव कौन था, 1 था। परिमेय संख्याओं में गुणक तत्समक अवयव 1 है, तो अपन किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, ऐसा हो रहा था। पूर्णांक संख्याओं में योग संक्रिया का तत्समक अवयव बच्चों कौन था, यहाँ पे देखो 0 था, तो हम किससे गुणा करें, किसको जोड़ें कि 0 आ जाए, ऐसा अपन कर रहे थे ना। तो वैसे बच्चों यहाँ पे देखो ना, इसका तत्समक अवयव 2 है, तो किससे गुणा करें कि 2 आ जाए, किससे गुणा करें कि 2 आ जाए, इसका मतलब सर 4/a से गुणा करो आप। भाई देखो ध्यान से, पहले मैं क्या कर रहा था, 2 ऐसे कर रहा था क्या। अब अगर मुझे 2 लाना है, मुझे क्या लाना बच्चा 2, तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 4/a से गुणा, तो a से कैंसिल 4। अब ध्यान से देखो, अब एक ही जगह अपन ने 4/a ले लिया, एक ही जगह 4/a लेंगे, तो देखो 4/a और b/2, b का मान कितना है a/2। अब हमारे पास क्या गया 2, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसका प्रतिलोम 4/a होगा, यानी किससे गुणा करें, 4/a से गुणा करो, ताकि हमारे पास इसका तत्समक अवयव 2 आ जाए, और तत्समक अवयव आ रहा है, इसका मतलब वो व्युत्क्रमणीय है। क्लियर है? अब एक और थ्योरम अपन पढ़ते हैं, एक साहचर्य संक्रिया के सापेक्ष किसी व्युत्क्रमणीय अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। बच्चों जब साहचर्य संक्रिया होती है, अब साहचर्य तुम्हें पता है क्या होती है, जैसा सपोज करो AB है, अब साहचर्यता के लिए अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया है, AB संक्रिया C बराबर होनी चाहिए A संक्रिया ब्रैकेट B संक्रिया C के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो थ्योरम से डायरेक्ट याद करनी है, बढ़े थोड़ा सा आगे अपन, ठीक है। तो बिना समय गवाए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उदाहरण ले लो, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में a-a योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव है, क्योंकि a-a 0 R का प्रत्येक अवयव योग संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। अच्छा जस्ट ऐसा ही एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था बच्चों पूर्णांक संख्याओं के लिए, है ना। बताता हूँ कहाँ पे, देखो सेम ही तो है, बस जहाँ पे पूर्णांक लिखा है वहाँ पे वास्तविक संख्या लिखी है, तो पूर्णांकों में भी ऐसा ही होगा भाई। पूर्णांक संख्या में वास्तविक पूर्णांक संख्या में तत्समक अवयव बच्चों कौन होगा, 0 होगा, योग तत्समक अवयव, है ना। कि किससे जोड़ें कि वापस सेम नंबर आ जाए, तो 0 होगा। तो 0 लाने के लिए उसी नंबर के माइनस से हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा सैमेज विद रियल नंबर्स, ऐसा का ऐसा बच्चों वास्तविक संख्याओं के साथ भी होगा, आप पढ़ लो आराम से, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन पे मैं ज़्यादा रुकूंगा नहीं, आप वीडियो पॉज करके इनको नोट डाउन करना आराम से। उदाहरण देखो एक और, अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय, मैंने क्या बोला था, जब भी 0 को उड़ाना हो, जैसे Z0 का मतलब अशून्य पूर्णांक संख्या है, Q0 का मतलब अशून्य परिमेय संख्या है, यानी कि 0 के अलावा में गुणन संक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें ये तो हमने पहले पढ़ लिया ना भाई। किसी भी परिमेय संख्या को किससे गुणा करें कि तत्समक अवयव 1 आ जाए, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में गुणक तत्समक अवयव बच्चों कौन होता है, 1 होता है, तो 1/a, है ना। चलो बच्चों देखिए और एग्जाम्पल्स अपन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विआधारी संक्रिया निम्नानुसार परिभाषित है। ये जो संक्रिया है ना वो परिभाषित किस तरह से है, A संक्रिया B बराबर A + B - AB, यानी कि बच्चों इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, थोड़ा सा बड़ा और अजीब सा हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ साथ तुम समझो ना। यानी कि पहला अवयव दूसरा अवयव, तो पहले उसने क्या किया कि संक्रिया लगते ही इसका तात्पर्य उसने क्या समझाया कि पहले दोनों को जोड़ो और फिर दोनों को गुणा करो, और फिर योगफल में से क्या घटा दो बच्चों, गुणनफल घटा दो, इतनी सी बात है बस, है ना। फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी A और B वास्तविक संख्या से बिलोंग करते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का, काम आएगा अपने, है ना। बच्चों जो छोटी मोटी कंडीशन गिवन होती है ना किसी क्वेश्चन में, जिनको हम बचपन में 10th क्लास तक इग्नोर कर देते थे, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 1/x किसी जगह यूज हो रहा है, तो वहाँ पर एक छोटी सी बात मेंशन होती है जिसको हम ध्यान ही नहीं देते, हटा दो इसको, तो क्योंकि x 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, इस तरह से,
अब यहाँ पे देखिए, अभी देखते हैं इसको, तो क्रम विनिमयता और साचर्यता की जांच कीजिए। अब बच्चों क्रम विनिमयता और साचर्यता मैंने तुम्हें ढंग से समझा दी। क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है, ए संक्रिया बी है तो बी संक्रिया ए भी होनी चाहिए, यानी कि दोनों बातें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बच्चों ध्यान से देखो, ए संक्रिया बी, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ बच्चों, छोटा सा गोला लगा देता हूँ ना, बराबर क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी। अब क्रम विनिमयता की जांच करने के लिए, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्रम विनिमयता के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए होना चाहिए। बोलो हाँ है ना। अब ए संक्रिया बी हमारे पास है तो बच्चों बी संक्रिया ए हमारे पास क्या हो जाएगी, यानी कि यहां पर जहां भी ए है वहां पे बी आएगा, और जहां भी बी है, जहां भी ए है वहां पे बी, जहां भी बी है वहां पे ए, यानी कि हम क्या बोलेंगे, बी प्लस ए माइनस बी ए। अब बताओ क्या ये दोनों बातें बराबर है, ए प्लस बी माइनस ए बी, फर्स्ट और सेकंड, क्या दोनों बातें बराबर है क्या बच्चों, 100% बराबर है, 100% बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, अतः क्रम विनिमयता लागू होगी, एक क्रम विनिमयता संक्रिया होगी। क्लियर है, बहुत आसान है क्योंकि दोनों बातें बराबर हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों किसकी, अभी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। क्रम विनिमयता के लिए हमने देखा 1 व 2 की सहायता से दोनों बातें बराबर है, अतः क्रम विनिमयता परिभाषित होगी। अब बच्चों हम जांच करते हैं किसकी, साचर्यता की। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस अपने को चाहिए, इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया और मैंने कलर चेंज कर दिया वाइट, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ए संक्रिया बी ब्रैकेट लगा दिया सी, क्योंकि साचार्यता के लिए एक और चाहिए हमारे को। हम क्या करते हैं, ए संक्रिया बी संक्रिया सी, इसमें और भी आराम से बच्चों। ए संक्रिया बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी, और इस संक्रिया मैंने क्या लगा दी, सी। देखो इसको मैं इधर सोल्व करते हुए चलूंगा, इसको इधर सोल्व करते हुए चलूंगा, देखूंगा दोनों बातें बराबर हैं या नहीं है। अच्छा, अब ए का रोल कौन प्ले करेगा, ये पूरा ब्रैकेट, और बी का रोल कौन प्ले करेगा, ये सी, है ना। तो देखो ए संक्रिया बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी, तो पहले ए प्लस बी माइनस ए बी, यानी कि दोनों को गुणा कर दो। अब गुणा करने के लिए ए प्लस बी, ये ए और ये बी, अभी गुणा कर देंगे अपन, ठीक है। थोड़ा इसको सुंदर बना लेते हैं, देखो ध्यान से, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस सी माइनस ए बी, अब इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस ए सी, ढंग से देखना, माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस, प्लस का ए बी सी, ये हमारे पास आ गया बायां पक्ष, ये वाला पोर्शन आ गया। अब अपन चलते हैं बच्चों दायां पक्ष को हल करने के लिए, ना ध्यान से देखना, बराबर, ठीक है। तो ए संक्रिया बच्चों बी संक्रिया सी का मतलब क्या होगा, बी प्लस सी माइनस बी सी। इस बात से सभी बालक बालिकाएं सहमत है ना। अब यहाँ पर ए का रोल तो ए प्ले करेगा, बी का रोल बच्चों पूरा ब्रैकेट प्ले कर रहा होगा ना। तो देखो यहाँ पे करें, ए प्लस बी, ठीक है, माइनस ए बी, ये मल्टीप्लाई कर दो बी को पूरे को, है ना। चलो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं अपन, और ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, मल्टीप्लाई करो बच्चों, माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस का ए बी सी। देखो देखिए दोनों बातें बराबर है क्या, मैच कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए सी प्लस का ए बी सी, यानी कि साचर्यता भी लागू होगी। बात समझ में आया, क्लियर है। तो बच्चों उदाहरण नंबर, ये जो अपना प्रश्न था इसका पहला कंप्लीट है। अब इसमें और भी आगे कुछ बोलना चाह रहा है तो बड़े आगे, इसको पॉज करो और नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 12 की तरफ। क्या कह रहा है, यदि S एक समुच्चय जिसके अंदर क्रमित युग्म बच्चों A, B, ठीक है, AB बिलोंग्स टू रियल नंबर, A 0 के बराबर नहीं है, तथा S में एक संक्रिया, ठीक है, एक द्विचर संक्रिया निम्न प्रकार से परिभाषित है, AB संक्रिया CD बराबर AC, BC प्लस D, तब क्रम विनिमयता तथा साचर्यता की जांच कीजिए।
ठीक है। तो तुम्हारे पास 3 ही बातें बच्चों, यहाँ पे क्रम विनिमयता, साचर्यता, फिर आ जाएगा पूछ लेगा व्युत्क्रमणीय अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो अपन कर लेते हैं, बहुत आसान है। अब यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्या लग रहा है, देखो क्रमित युग्मों में दे दिया और इसकी परिभाषा इस तरह से दे दी। अब देखो इसको लिखने का तरीका तुम थोड़ा ऐसे लिखो, है ना, A, B, इस संक्रिया को स्टार बनाने के लिए मैं छोटा सा ऐसे वो लगा देता हूँ, छोटा सा 0 लगा देता हूँ ना, समझ जाना। CD, 1 सेकेंड, C थोड़ा सही नहीं लिखा गया है बच्चों। अच्छा बराबर, अब ध्यान से देखो ना, AC, BC प्लस D। अब यहाँ पे AB और CD से याद मत करना, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे इस तरह की संक्रिया में, है ना। मान लो यहाँ पे अभी उल्टा करेंगे अपन थोड़ी देर में क्रम विनिमय में, तब A का रोल C प्ले कर रहा होगा, B का रोल D प्ले कर रहा होगा, C का रोल A प्ले कर रहा होगा और D का रोल B प्ले कर रहा होगा। अब क्रम विनिमयता सुनते ही इतने सारे वीडियोस, इतने सारे कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिए, अब तो तुम्हारे ढंग से बिल्कुल क्लियर है ना। क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, A की जगह B, B की जगह A। अब यहाँ पर A का रोल पूरा ये वाला ब्रैकेट प्ले कर रहा है, B का रोल पूरा ये कर रहा है, तो बच्चों क्रम विनिमयता में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं ना, A की जगह B, B की जगह A। तो हम क्या लिखेंगे, C, D संक्रिया A, B। अब बताओ बच्चों ये क्या हो जाएगा, है ना, जैसे हमने किया था A, C, तो यहाँ पे क्या करेंगे C, A, है ना, कोमा यहाँ पे किया था B, C प्लस D। अब क्या करेंगे D, A प्लस B। अब बच्चों बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? देखो यहाँ पे AC, BC नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्रम विनिमयता इसमें लागू नहीं होगी। यानी कि हम क्या बोलेंगे, संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि संक्रिया में क्रम विनिमयता परिभाषित नहीं होगी। तो बहुत आसान है, ठीक है। दिखने में अजीब लगते हैं बच्चों, जब पेन चलाओगे ना तुम एक बार कॉन्सेप्ट समझ के, तो बिल्कुल आराम से आ जाएगा ना। ओपन इसमें क्या याद करें बच्चों, साचर्यता। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ी सी जगह मेरे को और चाहिए होगी। तो बच्चों साचर्यता के लिए अपन थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो बताओ, अब साचर्यता से सभी वाकिफ हो, हमें एक और लगाना पड़ेगा, जैसे A संक्रिया B संक्रिया C, फिर एक बार ब्रैकेट A और B पे लगाएंगे, एक बार ब्रैकेट B और C पे लगाएंगे। इस संक्रिया जिस तरह से परिभाषित है उसी तरह से हल करेंगे, लिखेंगे, देखेंगे बराबर है या नहीं है। तो बच्चों ध्यान से देखो बच्चों, जब एक अवयव होता है ना, यानी क्रमित युग्म के रूप में जब प्रश्न नहीं होता तो हम जनरली एक ही ले लेते हैं। जैसे तत्समक अवयव के लिए अपन E ले लेते हैं, व्युत्क्रमण के लिए हम X ले लेते हैं, जनरली मानते हैं ना, जो अपन ने पिछले एग्जाम्पल में भी किया। अब यहाँ पर बच्चों क्रमित युग्म में है तो हम X और Y लेंगे, है ना, क्योंकि अगर क्रमित युग्म में दो अवयव आ रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर जो इसका साचार्यता के लिए अपन जो लेंगे वो तीसरा भी क्या लेंगे, XY ले लो, EF ले लो, GH ले लो, 2 लेने पड़ेंगे हमारे को, है ना। तो देखो साचार्यता के लिए बना A, B, ठीक है, C, D, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया और इसका किससे कर लेते हैं बच्चों, E, F से कर लेते हैं। अब साचर्यता के अंतर्गत ये किसके बराबर होना चाहिए, है ना। LHS और RHS को दोनों को अपन अलग अलग हल कर लेंगे बच्चों ना। इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि तुम और ढंग से दिखाई देगा। अब मैं A, B को बाहर ले लेता हूं और अंदर कर देता हूं C, D, साचर्यता E, F, संक्रिया E, F। अब आ जाओ बच्चों, पहले अपन LHS कॉल करते हैं और LHS बराबर RHS आ गया तो हम बोल देंगे साचर्यता परिभाषित होती है, अदरवाइज वरना नहीं होती। चलो पहले इन दोनों को करें, इसके अकॉर्डिंग करें। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखना, AC, BC प्लस D। अब इसकी संक्रिया किससे करवानी है बच्चों हमारे को, E, F से। अब यहाँ पर A का रोल पूरा AC प्ले करेगा, B का रोल पूरा BC प्लस D प्ले करेगा, C का रोल E प्ले करेगा और D का रोल F प्ले करेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, AC ऐसे करते हैं ना, AC। तो देखो AC मतलब A का मतलब पूरा AC, अब C का मतलब क्या आ गया, E, ठीक है। अब करेंगे दिस इंटू दिस BC, है ना, कॉमा। अब BC को E से करोगे, D को भी E से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो क्या आएगा BCE, ठीक है, प्लस DE। ये हो गया देखो AC BC। अब क्या करते हैं प्लस D, यानी कि ये वाला
डी का मतलब यहाँ पे कौन है बच्चों, पूरा ए सी बी सी कंप्लीट हो गया, प्लस डी यानी कि अकेला एफ। ये लीजिए बच्चों, ये हमारे पास आ गया एल एच एस, बायां पक्ष आ गया हमारे पास। अब दाएं पक्ष की तरफ चलते हैं बच्चों। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आराम से धीरे धीरे वीडियो को पॉज कर लेना, फिर देखना ना, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलो पहले ये जो बड़ा ब्रैकेट मैंने बनाया इसको अपन हल कर लेते हैं। ए कोमा बी संक्रिया, इसके अंदर देखते हैं क्या आएगा। अब तो अंदर से आवाज आ रही तुम्हारे, बताओ क्या आएगा, सी ई, ठीक है, कोमा डी ई प्लस एफ। अब इन दोनों को अपन हल कर लें बच्चों बहुत आराम से, ध्यान से देखो। ए सी यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ए सी ई, कोमा बी सी यानी कि ये देखो ए सी हो गया, ए सी। अब क्या करेंगे, बी सी, बी को सी से मल्टीप्लाई करो, बी सी ई प्लस क्या करेंगे एफ, और एफ का मतलब प्लस क्या करेंगे डी, और डी का मतलब यहां पर है बच्चों डी प्लस एफ, डी ई प्लस एफ। अब देखो बच्चों दोनों बातें बराबर है क्या, बायां पक्ष और दायां पक्ष देखते हैं ना। ए सी ई बी सी ई प्लस डी प्लस एफ, इसका मतलब बराबर है, इसका मतलब संक्रिया में साहचर्यता परिभाषित है। इसमें क्रम विनिमयता लागू नहीं होगी लेकिन साहचर्यता लागू होगी। तो बच्चों समझ आएगा, आप पॉज करके नोट डाउन करो, इसकी प्रॉपर लैंग्वेज तुम्हारे सामने पेश है, आप आराम से देख सकते हैं। पढ़ लो आराम से फटाफट से, पूरा समझा दिया मैंने, मतलब अब अच्छा लगेगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो पॉज कर लो, इसको आराम से नोट डाउन करो, ठीक है। अच्छा देखो इसमें दो बातें अपन ने कर ली, क्रम विनिमयता और साहचर्यता। अब इसमें एक और प्रश्न बच्चों दिया हुआ है, का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, और फिर ये व्युत्क्रमणीयता के लिए पूछेगा, क्योंकि तीन ही तो बातें हैं तुम्हारे, क्रम विनिमयता, साहचर्यता, तत्समक अवयव और व्युत्क्रमणीयता अवयव, है ना। चलो तत्समक अवयव बच्चों, तत्समक अवयव वो अवयव होगा जिसको संक्रिया में अप्लाई करने से उस नंबर पर कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो ना। तो देखो अपन ले लेते हैं, अब देखो ऑर्डर्ड पेयर में लेना पड़ेगा, क्रमित युग्मों में, है ना। तो दो लेने पड़ेंगे, जैसे वहाँ पर ई और एफ लिया तो यहाँ पर कुछ भी ले लो। तत्समक अवयव अपन एक्स और वाई मान लेते हैं इसका ना। माना कि संक्रिया का तत्समक अवयव x कोमा y है बच्चों, x है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, x कोमा y है, अगर x कोमा y है तो बच्चे को बताओ तत्समक अवयव मैंने x कोमा y माना, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, a कोमा b संक्रिया x कोमा y, और संक्रिया लगाने पर हमारे पास वापस क्या आना चाहिए, a कोमा b आना चाहिए। ये तो होता है इसका मतलब भाई। वापस एग्जाम्पल बोलता हूँ, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में योग तत्समक अवयव बच्चों कौन होता है, जीरो। कि जीरो को जोड़ो, जीरो प्लस ए करो चाहे ए प्लस जीरो करो, वापस ए आ जाएगा, वैसे यहाँ पे होगा ना। चलो ये संक्रिया इस तरह से परिभाषित है हमारे पास, इसको एक बार अपन पहले अप्लाई करते हैं इसमें ना। आ जाओ बताओ क्या आएगा बच्चों, ए एक्स, ठीक है, ए सी फिर बी सी प्लस डी, इसी तरह से तो आएगा। बराबर में क्या आ रहा है बच्चों, ए कोमा बी। हमने मान लिया कि इसमें तत्समक अवयव x कोमा y, अब x कोमा y की वैल्यू पर निकालेंगे बच्चों। दो क्रमित युग्म जब बराबर होते हैं तो उनके प्रथम घटक बराबर होंगे, संगत द्वितीय घटक बराबर होंगे। अब एक घटक अवयव, ये लैंग्वेज कब समझ में आएगी, जब 11वीं क्लास का संबंध व फलन भी तुम पढ़ने वाले हो ना। तो पहले वाले को पहले वाले से कंपेयर करते हैं, दूसरे वाले को दूसरे वाले से कंपेयर करते हैं ना। तो ए एक्स बराबर बच्चों क्या आ रहा है, ए, दूसरा बी एक्स प्लस वाई बराबर बच्चों क्या आ रहा है, बी, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी आ गई, अगर x की वैल्यू अपन निकालना चाहें तो यहाँ पर कितनी आ रही है बच्चों, 0 आ रही है क्या, बताओ। a लाने के लिए a को किससे मल्टीप्लाई करें वापस a आ जाए, 1 ही तो आएगी, ठीक है। अच्छा a की x की वैल्यू 1 यहाँ पे रखो, तो b प्लस वाई बराबर b आ गया। तो y में क्या जोड़ें, सॉरी b में क्या जोड़ें कि वापस b आ जाए, तो 0, तो y बराबर 0, यानी कि जो तत्समक अवयव बच्चों हमारे पास कौन आ गया, 1, 0।
ये बात समझ आई क्या? अब ध्यान से देखो, ये सारी बातें किससे बिलोंग कर रही है? रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। बहुत आसान है, प्रॉपर देख लो इसका एक बार, फटाफट से पढ़ लो इसको जल्दी से, प्रॉपर लैंग्वेज जिससे तुम्हें एग्जाम में लिखना होगा। लेकिन ये कब समझ में आएगा? जब पहले आपने मेरा समझाया हुआ देखा होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 12 ही चल रहा है, अभी तो ध्यान रखना, इसमें 4 बातें पूछ रहा है, बहुत बड़े बड़े प्रश्न बच्चों ना। व्युत्क्रमणीय अवयवों को ज्ञात कीजिए उन, ठीक है, एक ही बात बोल रहा है वो ना, प्रतिलोम निकालिए, व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो प्रतिलोम क्या होता है कि उसमें संक्रिया लगाने पर तत्समक अवयव आना चाहिए। यानी कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन व्युत्क्रमणीय अवयव की बात कर रहा होता तो मुझे ये वाला तो करना पड़ता जो मैंने यहाँ पे किया, तत्समक अवयव तो निकालना पड़ता। ठीक है, क्योंकि अब इसमें देखो अपन क्या करते हैं, माना कि तत्समक अवयव इसका कौन है बच्चों? तत्समक अवयव हमारे पास 1,0 आ गया। इसका व्युत्क्रमणीय अवयव हमने x, y मान लिया। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, इसका प्रतिलोम x, y अपन ने मान लिया। तो a, b संक्रिया x, y बराबर क्या आना चाहिए? तत्समक अवयव 1,0 आना चाहिए। अब तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, अब वो बार बार वो चीज़ें बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं ना। अप्लाई करो, प्लस का साइन लगा दिया मैंने बच्चों, प्लस का नहीं आने वाला यहाँ पे कौन सा साइन आने वाला है ध्यान से देखना। ax, bx प्लस y बराबर क्या आना चाहिए? 1,0। अब पहले वाले घटक को पहले वाले से कंपेयर करो, दूसरे वाले को दूसरे वाले से करो। तो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे देखो, ये इससे और ये इससे, तो ax बराबर 1, bx प्लस y बराबर 0। अच्छा, x का मान क्या रखूं कि 1 आ जाए? सर x का मान आप रख दो 1/a, है ना। अच्छा, x का मान क्या आ गया? 1/a आ गया, यहाँ पे 1/a रखो पहले, b/a प्लस y बराबर 0। तो 0 के लिए y का मान कितना आ गया? -b/a। तो बच्चों इसके व्युत्क्रमणीय अवयव कौन आ गए? 1/a और -b/a, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट से पढ़ लो इसको, जल्दी से पढ़ें, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो बच्चों बिल्कुल समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसी तरह से आपका उदाहरण नंबर 12 कंप्लीट होता है। बच्चों अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपकी प्रश्नमाला 1.3। उससे पहले आप सभी प्रश्नमाला 1.3 को ट्राई करो, आराम से आपसे प्रश्न होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि बच्चों अपने सारे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल पहले पढ़ लिए ना। फिर भी नहीं होता आपके संतुष्टिकरण के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।